हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है और इकोनॉमिक्स में दोस्तों कुछ वीडियो अपलोड हो चुके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने देख लिए होंगे। आज हम बहुत बेसिक से एक चैप्टर लिया है दोस्तों हमने, संसाधन। जो इकोनॉमिक्स में दोस्तों जो संसाधन होते हैं किसी भी देश को डेवलप करने के लिए, उसके जो संसाधन होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी देश में कितने प्रकार के संसाधन होते हैं और वह उसमें क्या आता है और किस तरह से एक देश को वह डेवलप करते हैं, मतलब देश को विकसित करने में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था चलती है उस देश की, तो इस तीन प्रकार के संसाधनों के ऊपर ही वह देश क्या करता है कि या तो आगे जाता है, डेवलप होता है, या फिर पीछे जाता है। तो उस देश में दोस्तों तीन प्रकार की मतलब संसाधन होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। और ये तीन प्रकार के संसाधन में कौन कौन से आते हैं, मतलब तीन प्रकार जो है दोस्तों, तो पूरा देश के जो संसाधन है दोस्तों तीन में आ जाते हैं। ठीक, इन तीनों में देखिए दोस्तों, आप यूँ समझिए कि संसाधन उनको बोलते हैं किसी भी देश में। अगर हमारे देश भारत की अगर बात करें तो उन चीज़ों को बोलते हैं दोस्तों, उन वस्तुओं को बोलते हैं जो देश को विकसित करने में, देश को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों कोई भी हो सकते हैं। अब आपको दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भी देश डेवलप कैसे हो सकता है, जब मनी होनी चाहिए। किसी भी देश के पास जितनी ज़्यादा मनी होगी वो उतना डेवलप होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स का मतलब दोस्तों केवल इनकम से नहीं है, केवल मनी पैसे से नहीं है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि उस देश की मतलब व्यवस्था किस प्रकार की, आर्थिक व्यवस्था, वो देश चलता कैसे है। ठीक दोस्तों, इसको हम देखेंगे, उस देश का सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम। तो आज दोस्तों बहुत बेसिक सा मैंने एक चैप्टर उठाया जिसको बोला था संसाधन। आपको शायद दोस्तों पता भी होगा और नहीं पता है तो आज आप क्लियर कर लीजिए हमेशा के लिए। बहुत बेसिक है दोस्तों, बहुत बेसिक मतलब कि चैप्टर मैंने उठाया। आपके आसपास जो देखते हैं वही है दोस्तों, बस आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है या शायद होगी, तो आज उसको क्लियर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, उस देश, मैंने क्या बताया कि उस देश में जितने भी वस्तु, व्यक्ति या जो भी संसाधन है उस देश को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाते, वो उस देश के आर्थिक व्यवस्था के संसाधन हो जाते। तो तीन प्रकार के संसाधन इकोनॉमिक्स में बताए जाते। देखिए दोस्तों, अगर बेसिक सा एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जो भी कोई वस्तु है, जो भी कोई, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य पैसा नहीं, जो भी वस्तु, जैसे कि आप एक पत्थर ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, एक पत्थर है, एक पत्थर कहाँ एक जगह वो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वह देश के काम में नहीं आ रहा है तो दोस्तों वह संसाधन नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में वो आएगा। अब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि एक जगह कहाँ भी कोई सिटी में या कहाँ एक नगर में रोड बनाने का कार्य चल रहा है, ठीक है, और वहाँ कोई बड़ा सा गड्ढा है। तो बड़ा सा गड्ढे को बोरने के लिए क्या होगा, वहाँ दोस्तों कंकर, पत्थर, गिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बड़ा सा पत्थर था दोस्तों एक जगह रखा था, उसको गए और उसको फोड़ा, और बहुत सारा, मतलब जब वो फूटेगा दोस्तों बड़ा पत्थर तो उसकी बहुत सारी गिट्टी बन जाएगी। ठीक है, अब उस गिट्टी को भर कर ट्रक में दोस्तों क्या हुआ कि जहाँ गड्ढा था, जहाँ रोड बन रहा था, वहाँ पर उस गिट्टी को बिछा दिया गया। अब वो पत्थर था, वो देश के विकास में अपनी भूमिका निभाई उसने। मतलब किसी भी तरीके से दोस्तों जब कोई वस्तु उस देश की, उस देश के विकास में अपनी भूमिका निभाती है तो वो उस देश का संसाधन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में तीन प्रकार के संसाधन दोस्तों बांटे गए, इनको हम देखते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, या प्राइमरी, सेकेंडरी एंड, इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और इसको टर्सरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों प्राकृतिक चीजें आएंगी, मतलब प्राकृतिक सोर्स जो होते हैं किसी भी देश में, एक देश के अंदर, वो इसमें आएंगे। भौतिक सेक्टर जो फिजिकल होता है, जो फैक्ट्री वगैरह, जो कारखाने होते हैं, वो इसमें। सेवा सेक्टर में मनुष्य आते हैं, जो कि सेवा कौन देगा, मनुष्य दोस्तों दे सकते हैं। तो किसी भी देश में तीनों सेक्टर जो होते हैं दोस्तों उस देश को चलाते, उस देश को आगे ले जा सकते हैं। मतलब यूँ समझ सकते हैं आपके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इन तीनों सेक्टर पर ही डिपेंड करती है, किसी भी देश की, हमारे देश की भी दोस्तों। तो आप समझिए मैंने क्या बताया कि ये तीनों दोस्तों आपके आसपास ही है। मैंने बताया जो भौतिक कारखाने दोस्तों, कारखाने वगैरह आप आसपास ही देखते हैं। सेवा सेक्टर मनुष्य दोस्तों, जो कि हम खुद भी मनुष्य हैं तो वह भी। और प्राकृतिक सेक्टर दोस्तों, इसमें कौन कौन से आते हैं इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ संसाधन क्या होता है और किस प्रकार से किसी देश को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये संसाधन तीन प्रकार से होते हैं, आपने देखा। अब हम आगे देखते हैं। तीन प्रकार से दोस्तों संसाधन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, और संसाधन दोस्तों उस देश के अंदर जो भी वस्तु है, मनुष्य तो है ही उसके अंदर, जो भी वस्तु है
वो उस देश के डेवलपमेंट में, उसको विकसित करने में, आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा रही है, तो वो उस देश का संसाधन ही हो जाता है। ठीक है, संसाधन उस देश के अंदर जो भी उसके यूज में आ रहे हैं, ठीक है, वो संसाधन है। देखिए, आपको पता होगा प्राकृतिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, नेचुरल सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो प्राकृतिक चीजें होती है, जो मनुष्य का कोई हाथ नहीं रहता। देखिए, जैसे कि प्राकृतिक चीजें में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कृषि। अब कृषि, आपको लगेगा कि भाई कृषि तो मनुष्य उगाता है, लेकिन दोस्तों उगाता कहाँ है, धरती पर, भूमि पर। और आपने देखा होगा कि मनुष्य उसको पकड़कर किसी फसल को बड़ा नहीं करता है। कृषि का मतलब दोस्तों सारी फसलें, आप अगर देखते हो सोयाबीन, चना, दाल, सभी प्रकार की दालें, फल वगैरह, जितने भी पेड़ पौधे, सब कृषि में आ रहे हैं। ठीक, सभी प्रकार की फसलें, सोयाबीन, गेहूं, चना वगैरह, गन्ने। ठीक, अब दोस्तों ये कृषि हो जाता है। दूसरा, अगर इसमें हम चलें तो आपको मिलेगा यहाँ पर कृषि वन संपदा, जो कि आप देखते हैं वन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वन। आप देखते हैं सभी प्रकार के जंगलों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और उसमें से जड़ी बूटी भी हमारे यूज़ में आती है। फल उनके हम खाते हैं, और उनकी छालों से जड़ी बूटी वगैरह, उनकी पत्तों से बहुत सारी बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नीम वगैरह से या दूसरे भी पेड़ होते हैं, उनसे ब्रश वगैरह बनते हैं। ठीक है, जो टूथपेस्ट हम करते हैं, और बाकी भी दूसरी सारी वनस्पतियाँ होती है। ठीक, सोयाबीन, अगर दोस्तों कृषि में आप जाएं तो आपको पता होगा सोयाबीन से तेल बनता है, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, ठीक है, तिल का तेल बनता है सोयाबीन। और उससे अगर चले तो गेहूं से, गेहूं का आटा, और जो उससे वस्तुएं बनती है। ठीक, और बहुत सारे ब्रेड वगैरह भी गेहूं के आटे से बनते हैं। चावल से दोस्तों आपको पता होगा इडली डोसा वगैरह बनते हैं, और चावल भी जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये सब कृषि में आ जाते हैं, वन में पेड़ पौधे बड़े बड़े। उसके बाद में आप चले तो आपको पता होगा खनिज संपदा। खनिज भी दोस्तों ये नेचुरल ये सोर्स है, कोई व्यक्ति खनिज को नहीं बनाता दोस्तों। खनिज जो कि है कोई भूमि में, वहाँ से कोई चीज़ हमको उत्पन्न होने लगती है, तो वो दोस्तों खनिज हो जाती है, और गवर्नमेंट की वहाँ पर अधिकार हो जाता है। ठीक, तो ये खनिज हुआ। खनिज भी दोस्तों नेचुरली सोर्स होता है। खनिज के बाद में हम चलें तो आपको पता होगा कि पशुपालन। पशुपालन दोस्तों आप देखें तो पशुपालन, जो चारागाह होता है, आप देखते हैं तो पशु क्या खाते हैं, चारा वगैरह ये तो खाते, पत्ती वगैरह। तो ये जो खाते हैं वो दोस्तों कहाँ से खाते हैं, नेचुरली प्राकृतिक से तो खाते हैं। हम कोई चारे वगैरह को थोड़ी उगा सकते हैं खुद, वो तो दोस्तों नेचुरली होता है, भूमि पर खुद अपने आप उगता है, उसको पशु वगैरह खाते। तो पशुपालन भी प्राकृतिक में आएगा, प्राकृतिक सोर्स में। ठीक, इसके बाद में आप चले तो मत्स्य पालन। आपको यहाँ याद रखना है कि मत्स्य पालन जो होता है दोस्तों, जो मछली वगैरह जैसे कि पानी में रहती है, तो मछली आपने देखा होगा भारत के किनारे वगैरह वहाँ पर मछली का काफ़ी उत्पादन होता है, और उनका बिजनेस भी होता है। जैसे गुजरात में आप जाएं, या पश्चिम बंगाल में आप जाएं, या तमिलनाडु, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ आसपास पानी है, तो दोस्तों पानी में ही ये होगा बिजनेस। देखिए, ये प्राकृतिक चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, जो नेचुरली चीज़ें, वहाँ मनुष्य का हाथ तो रहता है थोड़ा बहुत। जैसे कि अगर कृषि में हम देखें तो मनुष्य क्या कर सकता है, केवल फसल को बो सकता है, बीज लगा सकता है, लेकिन वो चीज़ें उत्पन्न जो होती है दोस्तों, वो प्राकृतिक नेचुरली होती है, अपने आप, मतलब कि ऑटोमेटिकली होती है। उसको मनुष्य पकड़कर किसी फसल को नहीं बड़ा करता दोस्तों, वो खुद होती है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक मतलब कि संसाधन हो जाते हैं किसी भी देश के। लेकिन हम हमारे देश की बात करेंगे, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमिक्स को दोस्तों हमको समझना है। देखिए, अब दोस्तों मैंने बताया कि ये चीज़ आपके आसपास है कि नहीं, आप ही के आसपास है। ठीक, अब देखिए भौतिक संसाधन में हम आते हैं तो आपको याद रखना है, यहाँ पर मशीनरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सभी प्रकार की मशीनें जो होती है, और कारखाने, फैक्ट्री वगैरह, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कारखाने, फैक्ट्री वगैरह भौतिक में। सेवा सेक्टर में हम मनुष्य आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मनुष्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सेवा सेक्टर में। अब ये तीनों किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते, पहले आप इनको बेसिक से समझिए। प्राकृतिक में प्राकृतिक चीज़ आ गई, भौतिक में जो मशीन जो होती है दोस्तों, मशीन और जो फैक्ट्री वगैरह कारखाने, वो भौतिक में आएंगे, और सेवा सेक्टर में मनुष्य जो कि हम लोग हैं दोस्तों, वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन मनुष्य में आपको याद रखना है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैंने अभी बताया कि जो भी उस देश में जो हो रहते हैं दोस्तों, वो संसाधन ही हो जाते हैं उस देश के। तो अब आपको लगेगा कोई 5 साल का बच्चा किसी देश के विकास में कैसे संसाधन हो सकता है। दोस्तों 5 साल का बच्चा नहीं, उम्र यहाँ पर तय की गई है मनुष्य में कि 19 वर्ष से 59 वर्ष। ठीक है, 19 से 59
मतलब 19 से 59 के बीच में जो व्यक्ति है हमारे देश में, वो संसाधन है उस देश का। क्योंकि दोस्तों वो बड़ा होकर कुछ न कुछ कार्य तो करेगा ही, तो कार्य तो करेगा दोस्तों, क्या है, वह देश आगे जा ही रहा है, तो वो भी अपनी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों क्या है कि 19 से 59 60 वर्ष के बाद में दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश में, सब देश का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो हमारे देश में 60 वर्ष के बाद वो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है और हमारे गवर्नमेंट जो कि दोस्तों उसको पेंशन देना शुरू कर देती है, वृद्धा पेंशन। तो दोस्तों वह फिर उस क्राइटेरिया से दोस्तों वह सेवा नहीं दे पाता है, संसाधन दोस्तों वह उसको संसाधन नहीं रहता फिर उस देश का, ठीक है। तो देखिए 19 से 59 सेवा सेक्टर में अब ये किस तरह से अपनी भूमिका निभाते और ये सेक्टर दोस्तों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए आपको पता होगा कृषि में जितने भी फसलें होती है, ठीक है, चाहे सोयाबीन, गेहूं, चना वगैरह, दोस्तों अगर मान लो हमने सोयाबीन लिए तो सोयाबीन ये कच्चा है दोस्तों, कच्चा माल होता है। सोयाबीन ली कहाँ जाएगा, किसी फैक्ट्री में जाएगा। सोयाबीन का क्या बनता है दोस्तों, तेल बनता है, ठीक। गेहूं आया तो गेहूं का आटा बनेगा और आटे से फिर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक। तो ये यहाँ बनेगा। फिर यहाँ दोस्तों अगर सोयाबीन का तेल बना है फैक्ट्री वगैरह में, तो यहाँ सेवा सेक्टर में किसी दुकान पर जाएगा, होलसेलर के बाद से किसी दुकान पर जाएगा और दुकानदार उसको क्या करेगा, मतलब दूसरे ग्राहकों को, अपने ग्राहकों को तेल देगा किसी डब्बी में। तो वह क्या हो गया, उसने सर्विस दी, उससे किसी चीज़ को बनाया नहीं, बस उसके पास जो था उसने ग्राहकों को दिया और अपना पैसा लिया। तो ये इस प्रकार से तीनों मतलब सेक्टर जो होते, तीनों संसाधन जो होते अपनी भूमिका निभाते और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक। जो किसान वगैरह आते हैं दोस्तों, जो आम व्यक्ति वो प्राकृतिक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि किसान वगैरह कहाँ रहते, गांव में तो रहते दोस्तों, तो ये ग्रामीण इलाका हो जाता है और अधिकतर कृषि वगैरह जो कि गांव में ही होती है। और ये भौतिक सेक्टर जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कारखाने, फैक्ट्री वगैरह, भौतिक सेक्टर हो जाता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो यहाँ आ जाते हैं। और सेवा सेक्टर में जो मनुष्य है दोस्तों, जो सेवा देते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं दोस्तों। किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करते हैं, जैसे इसमें सब सेवा देने वाले आ जाएंगे। जो मनोरंजन आप दोस्तों अगर देखें तो जो अगर इसकी बात करें तो जो राजनेता है दोस्तों, जो राजनेता लोग होते हैं और नेता लोग होते हैं, वह भी इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद में अभिनेता जो आप फिल्म वगैरह देखते हैं, वो भी सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो दोस्तों किसी चीज़ का निर्माण नहीं करते, वो केवल हमको एंटरटेन करते हैं। तो वह सब इस क्षेत्र में आ जाएंगे। अगर हमारे देश में अगर देखिए दोस्तों, क्रिकेट काफ़ी फेमस है, जो कि आप देखते भी हैं दोस्तों, वह जो है वह क्रिकेट खिलाड़ी है। और जो फिल्म स्टार है बॉलीवुड वगैरह, वो सब जितने भी काम करने वाले उसमें, वो सब इसमें आ जाएंगे सेवा सेक्टर में, क्योंकि वो दोस्तों किसी चीज़ का निर्माण नहीं करते। निर्माण यहाँ हो रहा है तो वो नेचुरल सोर्स हो जाएगा और उसका कोई मतलब वो कच्चा माल होता है, और फिर वह इस क्षेत्र में आएगा तो उसका कुछ बनता है और फिर वह सेवा सेक्टर में जाएगा, सर्विस सेक्टर में, और फिर वह ग्राहकों को मिलेगा। तो ये किसी भी देश के 3 सर्विस मतलब कि संसाधन होते हैं, हमारे देश में भी 3 है। अब देखिए इसमें और चीज़ें जो आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए शुरू में अगर देखें तो इसका उदाहरण भी पूछा जाता है कि कौन सा किसका उदाहरण है, तो दोस्तों नेचुरल सोर्स होती है, वो तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। भौतिक में अगर बस, आपको दोस्तों अगर बस बता दी जाए बस, तो बस क्या है, बस दोस्तों भौतिक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो मशीन होगी वो सब भौतिक में ही आएगी, ठीक है। तो बस मतलब भौतिक में आ सकती है। ऐसा उदाहरण भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं कि बस किसका उदाहरण है, किस संसाधन का उदाहरण है, प्राकृतिक का है कि भौतिक का है कि सेवा का है। तो बस भौतिक का उदाहरण, लेकिन उसमें अगर ड्राइवर है दोस्तों तो फिर भी सेवा में आ जाएगा, क्योंकि वो सर्विस दे रहा अपनी मानव, तो यहाँ पर आएगा। अगर आप दोस्तों टीचर अगर बात करें, मैंने क्या बताया, टीचर अपनी सेवा देता है, तो दोस्तों किसी चीज़ का निर्माण थोड़ी कर रहा है टीचर, वो तो अपनी सेवा दे रहा है, ठीक, अपनी भूमिका निभा रहा है, तो वह इस सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन आप देखते हैं वो इसमें भौतिक में आ जाएंगे, और जो किसान लोग होते हैं जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं वो इस सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये तो हमने बेसिक से दोस्तों आपको समझा। अब तीनों संसाधन को आपको बेसिक सा नॉलेज हो गया होगा। सिंपल जो खेती बाड़ी वगैरह, जो वन संपदा, खनिज संपदा, ये सब आती है, नेचुरल जो प्राकृतिक होती है वो सब प्राकृतिक संसाधन में आएगी। जो उसका कुछ बनता है ये कच्चा माल होता है, और यहाँ से फैक्ट्री वगैरह में जाता है तो भौतिक हो जाता है, जो बड़े बिजनेसमैन हम देखते हैं। और यहाँ पर सर्विस सेक्टर उनका यहाँ पर आता है और फिर ग्राहकों को मिलता है, यहाँ पर यूज उसका होता है। देखिए अब इन तीनों सेक्टर को दोस्तों अगर देखें तो यहीं से एक अनुमान भी लगाया जा सकता है कोई देश विकसित है या विकसित नहीं है। यहीं से दोस्तों उसका पता लगाया जाता है, क्योंकि तीनों संसाधन को तो जोड़ा जाता है, ठीक है।
तो दोस्तों अगर किसी भी देश का ये सबसे ज़्यादा रहता है प्राकृतिक क्षेत्र, तो वह विकसित नहीं माना जाता। क्योंकि आपको पता होगा कि फसलें, अगर बरसात ज़्यादा हो जाती है तो फसल फिर खराब हो जाती है, ठंडी ज़्यादा गिर गई तो भी फसल खराब हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों काफ़ी प्रभावित होता है, ये सेक्टर प्रभावित नहीं होता है और ये भी प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि कंपनी में दोस्तों को कितना भी मौसम खराब हो, कोई कारखाना है तो मौसम क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, अब आपको लगेगा कि भाई प्राकृतिक, ये तो कृषि वगैरह, ये तो फसल, ये सेक्टर में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर देश आगे कैसे जाएगा। मतलब कच्चा माल तो यहीं से प्राप्त होगा किसी भी देश को, तो इसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर ये आगे के दो चलेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसमें रहना चाहिए ये भी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका कम रहनी चाहिए। मतलब ये है जरूरी, लेकिन जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि एक मतलब कम जमीन है, किसी की कम भूमि है और वहाँ पर 4 व्यक्ति कर रहे हैं उसको, तो 4 व्यक्ति की तो ज़रूरत है ही नहीं उस भूमि पर, तो एक ही व्यक्ति कर लेगा खेती और बाकी इन सेक्टर में भी कार्य कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर ध्यान देना है लेकिन कम ध्यान देना है और इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सेक्टर जो तो ज़्यादा होते हैं वही देश डेवलप कहलाता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले 1950 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये पहले था और ये बाद में थे। ये मतलब इसका परसेंटेज ज़्यादा था और इनका कम था, लेकिन धीरे धीरे इनकी तरफ भी हम आ रहे हैं। तो बाकी आज सारे डेवलप कंट्री आप देखते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, जापान, रसिया, ये सब, इनमें ये क्षेत्र ज़्यादा होता है, ये कम होता है। हमारे देश में ये पहले था लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है। खेती करनी है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि खेती नहीं करनी है, खेती करनी है, लेकिन लोगों की भूमिका इसमें कम रहनी चाहिए, इसमें ज़्यादा रहनी चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कच्चा माल तो सब हमको यहीं से प्राप्त होगा, जितनी सारी फसलें वगैरह, तो पेड़ से फल वगैरह जो भी जड़ी बूटी मिलेगी तो यहीं से तो मिलेगी, फिर यहीं से मिलेगी और यहाँ जाएगी, उसका कुछ बनेगा और फिर वह यहाँ जाकर मनुष्य उसको बेचेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 प्रकार के संसाधन किसी भी देश में हो जाते हैं और वह अपनी भूमिका निभाते हैं। और आप मैंने देख लिया होगा कि जो भी व्यक्ति रहते वो मनुष्य जो आते हैं वो दोस्तों इसमें आ जाते हैं, सारे जो अपनी किसी भी फील्ड में जॉब करते, सर्विस देते, तो वह इसमें आ जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो या चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक, वो इसमें आ जाएंगे। भौतिक में फैक्ट्री वगैरह कारखाने आ जाएंगे और इसमें प्राकृतिक में कृषि फसल वगैरह ही आ जाएगी। तो ये संसाधन हो जाते हैं दोस्तों। और इसी से ही जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये निकाला जाता है कि कोई देश, आपने सुना होगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये हम आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों मैं इसमें भी बता सकता था लेकिन आपको फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि पहले मैंने क्या बताया कि हम एक एक चीज़ को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से समझेंगे क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक्स को समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। आप एक एक चैप्टर को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते तो ये आपके आसपास ही, मैंने क्या बताया कि संसाधन किसी भी देश के हमारे आसपास ही तो होते हैं। अब दोस्तों कृषि वगैरह, वन वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, ये मनुष्य, आप दुकान जितनी भी सारी देखते हैं दोस्तों वह सब सर्विस सेक्टर है। क्योंकि आप मनुष्य दुकान में आप देखते हैं तो कोई भी चीज़ें वो खरीद कर ही तो लाता है और फिर ग्राहकों को देता है दुकानदार, तो वह इस सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। और यहीं से फिर जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी, एनएनपी ये निकाली जाती है इन्हीं सेक्टरों से, ठीक है। वो किस तरह से निकाली जाती है हम अगले वीडियो में उसको देखेंगे। तो आप संसाधन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आप इसको देखें 2-3 बार, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर हम आगे इसके बाद वाले वीडियो में जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी क्या होता है, कोई देश विकसित कैसे होता है, विकासशील कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। और आपको आसानी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जीडीपी, एनडीपी दोस्तों तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला है, लेकिन हम आसानी समझेंगे और हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस संसाधन का हमारा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।